पायरोफॉल्वन सिरप खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। आर्किड बिजनेस कॉलेज पटना बीसीए बीबीए का नंबर 1 कॉलेज और वास्तु विहार एक विश्व स्तरीय टाउनशिप। नमस्कार, दिन भर की तमाम खबरों के साथ आरएन प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। सबसे पहले नजर डालेंगे अभी की सुर्खियों पर। कमल में कलह कायम, राम जेठमलानी ने फिर साधा गडकरी पर निशाना। येदियुरप्पा ने बीजेपी का बोला गुड बाय, 10 दिसंबर को बनाएंगे नई पार्टी। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की फिर फिसली जुबान, कहा 2014 में नहीं होगी यूपीए की सत्ता में वापसी। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस के अकेले बहुमत में आने का किया दावा। महानवमी के मौके पर मां के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की आराधना में जुटे श्रद्धालु। हवन और आरती से पूरा माहौल हुआ भक्ति के रस में सराबोर। मां के दर्शन के लिए बिहार झारखंड में पूजा पंडालों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सजावट और रोशनी से जगमग हुआ पटना और रांची। और रांची में पटाखे से लगी पंडाल में आग। स्थानीय लोगों और अग्निशमन गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। मां दुर्गा की मूर्ति को नहीं हुआ कोई नुकसान। खबरें विस्तार से और सबसे पहले देखते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर। नवादा के पकड़ी बरामा में 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की खबर से लोग सख्ते में हैं। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पीड़ित लड़की को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़ी बरामा थाना क्षेत्र के बरतारा गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक ने 3 साल की बच्ची को सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर पीट कर बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। परिजनों ने जब पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास लगता है, क्योंकि बच्ची छोटी थी तो मैनुअली ही किया लगता है, फिंगरिंग से फिजिकली एफोर्ट नहीं प्रतीत हो रहा है, लेकिन पूरा फेशियल इंजरी से लगता है कि हवस के तहत वो अपना साइको टाइप का आदमी था, वो अपना काम किया। गिरफ्तारी हुई थी? गिरफ्तारी हो गई है उसको और एट ए टाइम वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। वो कपड़ा भी फना हुआ ब्लड के साथ। इससे पहले छेड़खानी को लेकर भी नवादा में जमकर बवाल हुआ था। आक्रोशित लोगों ने जमकर पथराव किया और कई ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया था। इस सब के बाद विधायक पर भी केस दर्ज किया गया था। आर्य न्यूज के लिए नवादा से बीके रॉय की रिपोर्ट। चलिए अब देखते हैं बिहार की कुछ और बड़ी खबरें। बेगूसराय में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या गोली मारकर कर दी गई। घटना बलिया थाना के मनसेरपुर गांव की है। गांव के रामबालक यादव को उसके ही गांव के सत्येंद्र यादव ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी। मामला खेती से जुड़े विवाद का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा परिजन को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के परिजन के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शेखपुरा में एक फर्जी कंपनी लोगों से रुपया लेकर फरार हो गई। ये कंपनी निवेशकों को बड़ा लोन देने की बात कर लोगों से ठगी करती थी। फर्जी कंपनी का नाम वेदिका माइक्रो फाइनेंस है और ये शहर के महारानीपुरम कॉलोनी में एक किराए के मकान में चल रही थी। ठगी का शिकार आम आदमी के साथ साथ नेता भी हुए हैं। बीजेपी नेता और वार्ड पार्षद ने इस फर्जी फाइनेंस कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुजफ्फरपुर में एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया। जी हां, मामला ही कुछ ऐसा है। दरअसल लड़की की उम्र 15 साल के आसपास है और लड़के की उम्र 45 साल है। ये दोनों मोबाइल फोन के एक मिस कॉल से करीब आए। मोहम्मद शमीम और लड़की के बीच काफी वक्त से प्रेम चल रहा था, लेकिन ना ही लड़की ने मोहम्मद शमीम को देखा था और ना ही शमीम ने लड़की को। दोनों का प्यार बस फोन पर चल रहा था। मोहम्मद शमीम समस्तीपुर का रहने वाला है। इस प्रेम कहानी में नया मोड़ तब आया जब दोनों मिले।
लड़की ने युवक को देखते ही निकाह से इनकार कर दिया। शमीम ने लड़की को निकाह के लिए मुजफ्फरपुर बुलाया था, लेकिन लड़की और उसके परिजनों ने शमीम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मोहम्मद शमीम को गिरफ्तार कर लिया है। पटना में अलग अलग जगहों पर हो रही दुर्गा पूजा के दौरान मूर्तियों की खूबसूरती देखते ही बनती है। शहर में 3 जगहों पर हो रहे पूजा पंडालों में लगी 3 मूर्तियां को दिखाते हैं। पहली तस्वीर है बोरिंग रोड इलाके की, जहां बड़े ही मनमोहक अंदाज में मां की मूर्ति को सजाया गया है और श्रद्धालु इन मूर्तियों की खूबसूरती को देखने दूर दूर से खींचे चले आते हैं। दूसरी तस्वीर एन कॉलेज इलाके की है, जहां मूर्तियों को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। तीसरी तस्वीर है डाक बंगला चौराहे की, यहां भी मूर्तियों को बड़े ही निराले अंदाज में सजाया गया है और इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। चलिए अब देखते हैं झारखंड की सबसे बड़ी खबर। झारखंड राज्य में दुर्गा पूजा की जहां धूम है, वहीं अपनी परंपरा को लुप्त ना होने देने का बीड़ा जैप 1 के जवानों ने उठाया है और सैकड़ों सालों से नवमी के दिन हथियारों की पूजा परंपरागत तरीके से की जा रही है। एक रिपोर्ट। AK-47, इंसास, राइफल, पिस्टल, मोर्टार, कार्बाइन और ग्रेनेड जैसे हथियारों की ये प्रदर्शनी नहीं, बल्कि शक्ति के उपासक दुर्गा पूजा में नवमी के दिन इन हथियारों की पूजा करते हैं। जी हाँ, ये नज़ारा है रांची के डोरंडा स्थित जैप 1 का, जहां साल 1880 से दुर्गा पूजा की जाती है और तब से दुर्गा पूजा में हथियारों की पूजा करने का रिवाज है। साथ ही मां दुर्गा को गोलियों की तड़तड़ाहट से सलामी दी जाती है और जानवरों की बलि देकर जवान मां दुर्गा से शक्ति का वरदान मांगते हैं। सैकड़ों सालों की इस परंपरा को जैप 1 के जवानों ने जिंदा करके रखा है। जहाँ तक मुझे लोग के बाप दादा है पढ़े थे, 1880 से ही इसका परंपरा शुरू है। इसका महत्व बहुत है। हम लोग अपना जो हमारा परंपरा है, जो दुर्गा पूजा का जो बलि पूजा होता है, जो हमारा परंपरा से चला आ रहा है, उस रीति को आज तक हम लोग इसको निभाते आ रहे हैं। इसलिए सभी परिवारों में उत्साह उमंग है। इसको हम लोग खुशी से। सलामी का क्या मतलब है? सलामी एक सम्मान है। झारखंड के ज्यादातर जिले नक्सल प्रभावित हैं, जहां जवान नक्सलियों से लोहा लेते हैं। ऐसे में जवानों के लिए हथियार ही सबसे अहम भूमिका निभाने का काम करते हैं और इसलिए जवान हथियारों की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करते हैं, जिससे ये हथियार जवानों की हर लड़ाई में इनका साथ दें। हथियार पूजा माता रानी के भी 10 हाथ में हथियार हुआ करता है और यहाँ ये अर्धसैनिक बल है। हमारे पास जो भी हथियार है, उन सभी हथियारों को हम ये मानते हैं ये माता रानी का हथियार है और यही हथियार हमारी सुरक्षा करता है, जन जीवन की सुरक्षा करता है। तो इसमें हम समझते हैं कि मेरे प्रत्येक हथियार में माता रानी का आशीर्वाद बसा हुआ, इसलिए हम शस्त्रों की पूजा करते हैं। जैप के जवानों के हथियारों की इस पूजा में उनके परिवार के लोग पूरी आस्था के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जवानों की पत्नियां अपने पति के लिए मां दुर्गा से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। मतलब बकरी, उसके साथ साथ शस्त्र का भी पूजा होता है और शस्त्र का पूजा इसलिए होता है कि हमारे जैप 1 के जितने भी जवान हैं, वो ऐसे ऐसे जगह पे है जो मतलब अनबिलीवेबल है, जहाँ पे उन लोगों को पानी भी नहीं मिलता है, कभी खाने भी नहीं मिलता है और जंगल जंगल भटकना पड़ता है। तो इसीलिए वो लोग को सलामती के लिए हम लोग शस्त्र का पूजा करना इसलिए बहुत ही मान्यता है, ताकि वो लोग सुरक्षित रहे और उनके साथ साथ उनके परिवार वाला भी सुरक्षित रहेगा। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ये जवान सबसे ज्यादा समय खतरों के बीच बिताते हैं, इसलिए हथियारों की पूजा इन जवानों और उनके परिवार के लिए खासा महत्व रखते हैं, जिससे शक्ति की प्रतीक मां दुर्गा प्रसन्न हो और देश की रक्षा करने वाले इन जवानों की रक्षा कर सकें। आर्य न्यूज के लिए रांची से कमल की रिपोर्ट। चलिए अब देखते हैं झारखंड की कुछ और बड़ी खबरें। रांची में अज्ञात अपराधियों ने पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि दोनों जमीन खरीद बिक्री का कारोबार करते थे, इसलिए इस हत्या में उनके दुश्मनों का हाथ होने की आशंका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 अपराधी मृतक के घर में जबरदस्ती घुसे और पहले लाल मुरारी नाथ शाह को गोली मारी, फिर उनके पिता लाल रणधीर नाथ शाह को गोली मार दी। इस मामले में तुपुदाना थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
जमशेदपुर के सनारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसकी टाटा मेन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत से नाराज लोगों ने पास की बस्ती में जमकर उत्पात मचाया। आरोप के मुताबिक संजय चंद्र पासनिया जब अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला तो गोविंद पासवान ने अपने स्थानीयों के साथ मिलकर संजय को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और जब संजय अधमरा हो गया तो वो मौके से फरार हो गया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से संजय को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हत्या का कारण पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। पूरे देश सहित झारखंड में भी नवरात्र की धूम मची है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर जामताड़ा से, जहां आदिवासी समाज के लोग अपने तरीके से मां दुर्गा की आराधना करते हैं। आदिवासी समाज इसे दशहरा पर्व के रूप में मनाता है। दूसरी तस्वीर तमाड़ की है, जहां देवड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। वहीं तीसरी तस्वीर रांची से है, जहां राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय के साथ पंडालों का निरीक्षण किया और मां की पूजा अर्चना भी की। रांची के अपर बाजार स्थित नॉर्थ मार्केट रोड के कला संगम दुर्गा पूजा पंडाल में रखे पटाखों के कारण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे पंडाल को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन स्थानीय लोगों की तुरंत की गई कार्रवाई से और अग्निशमन गाड़ियों की सहायता से आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन कर्मचारियों पर सूचना देने के बाद भी देर से पहुंचने का आरोप लगाया, जिस पर सफाई देते हुए अग्निशमन अधिकारियों ने कहा कि शहर की ट्रैफिक की वजह से उन्हें आने में देर हो गई। चलिए अब देखते हैं देश की सबसे बड़ी खबर। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी अपनी कंपनियों में कथित गोलमाल के ताजे खुलासे से गहरी मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ विरोध तेज होने लगा है। पार्टी के कोटे से राज्यसभा सांसद और देश के मशहूर वकील राम जेठमलानी ने गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें तुरंत इस्तीफा देने को कहा है। संघ भी गडकरी पर भौहें तरेर रहा है। उधर कर्नाटक के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने भी बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। इससे दक्षिण भारत में पार्टी की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। येदियुरप्पा ने ऐलान किया है कि वो 10 दिसंबर को नई पार्टी बनाएंगे। कमल का कलह खुलकर सामने आ रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की पीएम पद की दावेदारी खारिज होने की खबर आ रही है, वहीं अब गडकरी की कुर्सी भी खतरे में दिखाई दे रही है। उधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। खनन घोटाले में लोकायुक्त की रिपोर्ट में नाम आने के बाद येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उस वक्त पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का भरोसा दिया था, जिस पर अमल नहीं होने से नाराज येदियुरप्पा ने आखिरकार बीजेपी को गुड बाय बोल दिया है। येदियुरप्पा के अलग होने से दक्षिण भारत में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। गडकरी के मामले में संघ का मानना है कि अगर गडकरी भ्रष्टाचार के आरोपों के सामने कमजोर साबित होते हैं तो उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। बता दें कि गडकरी को अब तक संघ का करीबी माना जाता था और नागपुर के आशीर्वाद से ही वो महाराष्ट्र में एक क्षेत्रीय नेता से पार्टी की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचे थे। लेकिन महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले समेत कई मामलों में नाम आने से लगता है कि वो आरएसएस का भरोसा खो चुके हैं। गडकरी पर दूसरे तो वार कर ही रहे हैं, अपने भी पीछे नहीं है। राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी ने भी कहा है कि पार्टी को फजीहत से बचाने के लिए गडकरी को 2014 के चुनाव में पार्टी का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। जेठमलानी ने कहा कि गडकरी को अब शक का लाभ नहीं दिया जा सकता और जब तक वो बेगुनाह साबित ना हो जाए तब तक के लिए उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। बता दें कि राम जेठमलानी ने इससे पहले पार्टी के सूरजकुंड अधिवेशन के दौरान गडकरी को खत लिखकर नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। चलिए अब देखते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरें। मुंबई हमला मामले में गिरफ्तार एकमात्र जिंदा मुजरिम पाकिस्तान के अजमल आमिर कसाब की दया याचिका खारिज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने याचिका खारिज करते हुए इस बाबत राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेज दी है। बता दें कि अजमल कसाब को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को संघ समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने ही करारा झटका दिया है। आरएसएस ने उनके पीएम पद की दावेदारी खारिज कर दी है। पार्टी में रायशुमारी के बाद संघ ने यह फैसला किया है। संघ के मुताबिक मोदी का नाम पीएम पद के लिए आगे करने से उसे नुकसान हो सकता है और भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा उनके सामने खत्म हो सकता है।
समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के आरोपों पर वो उनका कोई बचाव नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव में खड़े होने पर वो उनका साथ जरूर देंगे। अन्ना ने इस दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक अच्छा इंसान बताया, लेकिन साथ ही कहा कि वो रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की जुबान एक बार फिर फिसली है। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है कि 2014 में यूपीए की वापसी नहीं होगी। बयान की गंभीरता का एहसास होने के बाद उन्होंने भूल सुधार करने की कोशिश करते हुए कहा कि उनके कहने का मतलब है कि यूपीए भले ही वापसी ना करे, लेकिन कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटेगी। बता दें कि बेनी प्रसाद वर्मा इससे पहले महंगाई और सलमान खुर्शीद पर लगे आरोपों की सफाई में गैर जिम्मेदाराना बयान देकर फंस चुके हैं। चलिए यहां रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं।